नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको जरूरतमंदों के लिए मुफ्त कानूनी मदद की जानकारी देंगे, साथ में इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। जरूरतमंदों के लिए मुफ्त कानूनी मदद सिर्फ एक सामाजिक कार्य नहीं है, ये नागरिकों का हक भी है और कानूनी सहायता मुहैया करवाना सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है। कानूनी सहायता उन लोगों के लिए सहायता का प्रावधान है जो कानूनी प्रतिनिधित्व और अदालत प्रणाली तक पहुंच का खर्च उठाने में असमर्थ है। कानूनी सहायता को कानून के समक्ष समानता और न्याय तक पहुंच मुहैया करवाने में केंद्रीय माना जाता है। सभी के लिए न्याय तक समान पहुंच की गारंटी के लिए कानूनी सहायता जरूरी है। ये विशेष रूप से उन नागरिकों के लिए भी अहम है जिनके पास पर्याप्त वित्तीय साधन नहीं है। कानूनी सहायता के लिए कई डिलीवरी मॉडल सामने आए हैं, जिसमें कर्तव्यशील वकीलों के निजी पहल, सामुदायिक कानूनी क्लिनिक, जन अदालत और नालसा की पहल शामिल है। ये तो थी बुनियादी जानकारी। जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी मदद की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। तो अगर आपका मुफ्त कानूनी मदद से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 01206127 और एक और नंबर है, इसको भी आप डायल कर सकते हैं 01206127 आज के विषय पर आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। जरूरतमंदों के लिए मुफ्त कानूनी मदद को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं और इसके बारे में हमें जानकारी देंगे परमानंद पांडे जी। सर, सबसे पहला सवाल ये है दर्शकों के लिए कि मुफ्त कानूनी मदद के लिए कहां जाएं, कौन मुहैया करवा सकता है मुफ्त कानूनी मदद? देखिए रेशु जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे देश में संविधान सर्वोपरि है जी, और संविधान में जो धारा 21 और धारा 39A, धारा 21 में कहा गया है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, लेकिन जीने का अधिकार ऐसा है कि वो सम्मानजनक अधिकार है। अगर उसके ऊपर मान लीजिए वो मुक्त है तो भी उसको जीने का अधिकार है। उस जीने के अधिकार के लिए हमारा देश जो है ये एक वेलफेयर स्टेट के रूप में है, ये लाभ कल्याणकारी राज्य के रूप में है। तो इसका दायित्व होता है कि वो कल्याणकारी राज्य से उसको हमेशा एक तरह की मदद मिले जिससे वो अपराधी का सम्मानजनक जिंदगी जी सके। और दूसरा उसके साथ में चला गया है कि 39A के तहत ये राज्य का काम है, ये राज्य का काम है, ये वेलफेयर स्टेट का काम है कि वह ऐसे वंचित लोगों को, शोषित लोगों को, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के लोगों को, विकलांग लोगों को, इन सब लोगों को कानूनी सहायता में उपलब्ध कराए। तो ये हमारे संविधान प्रदत्त अधिकार है। हम इन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं कि कैसे इसका उपयोग किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आदमी केवल वही जो पैसे वाला है, जिसके पास धन संपत्ति है, वही न्याय को प्राप्त करे। हालांकि अवधारणा आज भी लोगों के दिमाग में ये बनी हुई है कि पैसा जिसके पास ज्यादा है वो न्याय को खरीद सकता है और जिसके पास पैसा नहीं है वो न्याय से वंचित रह जाता है। ऐसा लोगों के बीच में अवधारणा बनी हुई है और इस अवधारणा के पीछे कई हमारे सामने एक समुचित कारण भी दिखाई देते हैं कि जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं वो बड़े बड़े वकीलों को और ले ले। वहीं पर राज्य का ये काम होता है कि वह गरीब, वंचित, शोषित महिलाओं, अबलाओं, इन सारे लोगों के लिए कानूनी सहायता मुफ्त में प्रदान कराए। जी सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम क्या है जिसके तहत मुफ्त विधि मदद का प्रावधान है?
फिर ये जो आप ये प्राधिकरण की बात कर रही हैं, ये हमारे यहाँ ये लॉ कमीशन बना हुआ है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट में पहले ही ये तय किया गया कि ऐसी विधिक एक सेवा बनाया जाए, प्राधिकरण बनाया जाए, जिसका काम हो कि पूरे देश में लोगों को किस ढंग से ये विधिक सेवाएं प्रदान की जाए। जो लोग वंचित हैं, जिनके बारे में बात कही गई है, जो लोग आर्थिक रूप से सबल नहीं है, उन सब के लिए भी किसी तरह से ये ऐसा विधिक प्राधिकरण बनाया जाए जिससे सहायता मिल सके। तो ऐसे कह देने भर से तो नहीं हो पाएगा, केवल आप कह दीजिए, बड़ी बड़ी बातें कर दीजिए, इससे नहीं होगा। इसी नाते इस प्राधिकरण की संरचना ले आई गई और 1972 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद ये किया गया और फिर बाद में जस्टिस भगवती और जस्टिस बी.आर. अय्यर के फैसलों में ये बात आई कि इसको और मजबूत किया जाना चाहिए। इसी नाते 1987 में ये प्राधिकरण गठित किया गया और प्राधिकरण में अब उन सारे लोगों को किस ढंग से कैसे सहायता दी जाएगी, इसका पूरी तरह से उल्लेख है और सब उसका प्रारूप दिया गया है। यही इसका उद्देश्य है कि कैसे प्राधिकरण किसी तरह से लोगों को वित्तीय सहायता के बिना सक्षमता के बिना ही उनको कानूनी सहायता मिल सके और कानून की मदद वो ले पाए, इस चीज को देखना है। जिसके पास पैसा है वो तो पैसा जाकर के खरीद ही लेगा, न्याय को खरीद नहीं लेगा, कम से कम न्याय को प्राप्त कर लेगा। लेकिन जो आदमी अक्षम है, जो निर्बल है, वो उस व्यक्ति को किस ढंग से सहायता मिले, ये काम ये विधिक प्राधिकरण का है और यही काम ये करता है। बिल्कुल सर, सवाल भी मेरा इसी से जुड़ा हुआ था कि कौन से सामाजिक वर्ग मुफ्त कानूनी मदद के लिए लाभार्थी हो सकते हैं, इसका क्या कुछ पैमाना होता है? देखिए, अब इसमें 3-4 चीजें रखी गई। एक तो ये कि वो अनुसूचित जात जनजाति का हो, मान लीजिए है, तो उनके लिए ये विधिक प्राधिकरण से सहायता मिल सकती है। जी, या कोई भी जैसे घटना हुई है, दुर्घटना हुई है और उसमें बाढ़ पीड़ित हुए, सूखा पीड़ित हुए या किसी तरह का प्रकोप आया है, उसमें पीड़ित व्यक्ति के पास धन से संपन्न नहीं है, वो इस चीज पर सहायता प्राप्त कर सकता है। महिलाएं जो हैं, महिलाओं के बारे में ये मान के अभी भी कम से कम हिंदुस्तान में ये स्थिति है कि महिलाएं अभी भी कुल मिला करके बहुत सारी महिलाएं तो पुरुषों से बहुत आगे हैं, लेकिन वो उनको मौका नहीं मिला है। जो मौका नहीं मिला है तो अभी भी कई जगहों पर आप देखिए तो वो पिछड़ी हुई है। तो इस नाते ये देखा गया है कि वो महिलाएं भी और उनको मदद दी जानी चाहिए। जो बच्चे ऐसे हैं कि बच्चों को भी नहीं, अनाथ बच्चे हो गए हैं, तमाम तरह की कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे बच्चों को ये विधिक प्राधिकरण की सेवा मिलती है। इसके अलावा कई ऐसे होते हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो उनको ये विधिक प्राधिकरण ये सेवा प्रदान करता है। तो ये ध्यान दिया जाता है कि जो वंचित हो, जो शोषित हो, केवल अनुसूचित जात जनजात से नहीं। एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया ये रखी गई है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई विधिक सेवा लेना प्राप्त करना चाहता तो उसे ये दिखाना होगा कि उसकी आमदनी 5 लाख रुपए से कम है। लेकिन राज्यों में ये देखना पड़ता है कि बहुत सारे राज्यों में तो यही है कि 3 लाख रुपए से कम की आमदनी है तो वो विधिक सेवा की प्राप्त करता, प्राधिकरण से सेवा प्राप्त करता है। लेकिन अगर उसकी से ज्यादा है तो ये राज्यों में ऐसा मान के चलते हैं कि वह वकील कर सकता है और अपने लिए सेवाएं ले सकता है। इसलिए उसको कहा जाता है कि वह इस सेवाओं को नहीं ले सकता है। तो ये आर्थिक पहलू भी बाद में जोड़ा गया है, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 लाख और दूसरे हाई कोर्ट के लिए 3 लाख की सीमा रखी गई है। ठीक है सर, अभी आपने यहाँ पर महिलाओं को लेकर बात की, तो क्या बलात्कार की शिकार हुई किसी भी महिला को मुफ्त कानूनी मदद पाने का पूरा अधिकार है? इसको भी हम आपसे समझना चाहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी मदद को लेकर और इस विषय पर जानकारी हमें दे रहे हैं परमानंद पांडे जी। सर, जो सवाल ब्रेक से पहले मेरा आपसे था कि क्या बलात्कार की शिकार हुई किसी भी महिला को मुफ्त कानूनी मदद पाने का पूरा अधिकार है? कैसे एक पीड़िता मुफ्त कानूनी सहायता हासिल कर सकती है, इसके बारे में भी हमारे तमाम दर्शकों को बताएं। ये आपको बताएं कि जो बलात्कार की पीड़ित महिला है वो 2 तरह से हटता है। एक तो वो महिला होने के नाते जो
प्राधिकरण में लिखा हुआ है उसी में कि वो कोई महिला मिल जाएगी, महिला को ये अधिकार प्राप्त है कि वह लाभ प्राप्त करे। दूसरे बलात्कार की पीड़ित, तो उसके पास जैसे कानून में कहा जाता है तो उसके ऊपर दोगुना अत्याचार हुआ है। एक तो वो महिला ही है, कमजोर की स्थिति में है, और दूसरे वो बलात्कार की शिकार हुई है, यानी उसके ऊपर एक तरह से जोर जबरदस्ती की गई है। तो निश्चित तौर पर वह महिला किसी भी तरह से विधिक प्राधिकरण की सेवाएं लेने के लिए हकदार है, और उसको हकदार होने के लिए कुछ उसमें खास तौर पर नहीं करना, उसको सीधे ये कोर्ट में, जैसे पुलिस ने एक रिपोर्ट दर्ज किया और कोई उसका मुकदमा माफ चला, तो कोर्ट में सीधे जाकर के उसको कहना होता है कि मैं वकील करने की स्थिति में सक्षम नहीं हूं। तो ये जिम्मेदारी राज्य की बन जाती है, ये कोर्ट की जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको मुफ्त रूप से कानूनी सहायता प्रदान कराए। और मुफ्त रूप से कानूनी सहायता का तात्पर्य है कि केवल वकील की सहायता नहीं, बल्कि उसमें जो भी वित्तीय खर्च होते हैं, कानून के ड्राफ्टिंग करने में, कंप्यूटर की टाइपिंग कराने में, या क्लर्कल चार्जेस के लिए, और जो कागज पत्र के खर्च होते हैं, वो सारे खर्च देने का काम होता है विधिक सहायता का। ये इस तरह का सहायता, तो ये बलात्कार की पीड़ित महिला, तो जिसको अंग्रेजी में एक शब्द है डबल जेपर्डी, वो उसके साथ एक अत्याचार नहीं हुआ, केवल वो महिला ही नहीं है, बल्कि वो एक कमजोर वर्ग से नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी महिला है जिसके ऊपर दोहरा अत्याचार हुआ है। एक तो उसके साथ जो जबरदस्ती की गई है, दूसरे वो महिला वर्ग से आती है। महिलाओं के साथ काफी तौर पर ये स्थिति बनाई जाती है कि वो उनको अत्याचार की शिकार वो होती है और समाज दूसरे ढंग से ही उनके ऊपर देखने लगता है। तो ये एक तरह का तीसरा अत्याचार उनके ऊपर होता है। तो निश्चित तौर पर वो विधिक प्राधिकरण से सहायता प्राप्त करने के लिए। जी सर, ये तो यहाँ पर बात हुई रेप पीड़िता को लेकर। हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि अब मोबाइल ऐप पर मुफ्त कानूनी मदद उपलब्ध है, इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, इसके बारे में तो ये है कि अब कुछ दिनों में ऐसा आ जाएगा कि अभी पहले तो देख लीजिए कि आपको केस फाइल करने में ही बहुत दिक्कत होनी पड़ती थी, फिर उसको डिफेक्ट कोई आ जाता था, उसको दूर कराने में महीनों लग जाते। आजकल ई फाइलिंग का दौर आ गया है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लोअर कोर्ट में। तो अब तमाम सारी चीजें टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई। टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीजों को आसान बना दिया है। ऐप जो है ये भी एक तरह के टेक्नोलॉजी बेस्ड है। यह आप देखेंगे कि शायद कुछ दिनों बाद ऐसी स्थिति आएगी कि जो आप कोर्ट में इतनी भीड़ लगी रहती है, इतने मुकदमों की भीड़ लगी रहती है, शायद ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आ जाए कि जो तनाव तरह के जो मुकदमे होते हैं उनको छांट के अलग कर, जो किस्म के मुकदमे हो वही कोर्ट में जाने पाएंगे। अब भी उसी दिशा में एक है, ये जस्टिस रामा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो उन्होंने ऐप को किया जिससे रहने वाले और जगह जगह रहने वाले सारे लोग ऐप के माध्यम से इस कानूनी सहायता को प्राप्त कर सकें और अपनी किस ढंग से समस्या का समाधान कर सकें, इसके बारे में। अच्छा, ऐप के बारे में यह है कि अब एक तरह से सामान्य सी बात हो गई है कि एंड्रॉयड फोन सारे लोगों के, लगभग ज्यादातर लोगों के पास हो चुका है, जो इस ढंग से पीड़ित है, और नहीं भी हो सकता तो उनके साथ और किसी दूसरे की मदद लेकर के वो ऐप का प्रयोग करके अपने लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ये जस्टिस एन.वी. रमन्ना जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तो उन्होंने इसको अगस्त 2021 में लॉन्च किया था। तब से ये बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और आज तो स्थिति आ गई है कि ज्यादातर लोग ऐप पर ही सहायता प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है सर, एक बार अपने दर्शकों को फिर से बता देते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं जरूरतमंदों के लिए मुफ्त कानूनी मदद को लेकर, और अगर आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं कानूनी, तो इसके लिए कॉल कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 नंबर चल रहे हैं और परमानंद पांडे जी लगातार हमें विस्तार से इस विषय के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सर, ये भी बताइए कि 1987 यानी कि 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण या नालसा का गठन किया गया। नालसा की क्या अवधारणा है, किस तरह से ये जरूरतमंदों के लिए कानूनी मदद देता है? देखिए, नालसा के पीछे जो अवधारणा है 1987 में जो इसको लिया गया, ये उसके पीछे अवधारणा यह है कि कानून जो संविधान है, उस संविधान के हमारे जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने का प्रयास किया जाए।
ये नालसा का उद्देश्य है। इसी नालसा के माध्यम से ही तमाम तरह के केसेस की मॉनिटरिंग की जाती है, जो ये देखते हैं। आज की स्थिति ये है कि 4 लेवल पर ये बटा हुआ है। एक तालुका लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर हाई कोर्ट लेवल पर, फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट लेवल पर। ये नालसा के माध्यम से ये देखा जाता है कि चारों लेवल पर इस चीज का काम हो और चारों लेवल पर लोगों को कानूनी सहायता प्रदान की जाए। तो यह है उद्देश्य 1987 के विधिक प्राधिकरण के लिए जो पार्लियामेंट ने पास किया है, जिसको हमारे सामने लागू किया गया है। वो संविधान में प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है और इस प्रयास के माध्यम से पूरे देश के लोगों को फायदा मिल रहा है, क्योंकि यह 4 स्तरीय है, तालुका लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और राज्य लेवल पर। फिर उसके बाद सबसे में आता है कि सुप्रीम कोर्ट लेवल पर इस चीज की मदद मिल जाती है। सर, इसको विस्तार से हम समझना चाहेंगे। अभी संविधान को लेकर आपने यहाँ पर चर्चा की, तो संविधान में जरूरतमंदों के लिए कानूनी मदद है, उसका क्या कुछ जिक्र किया गया है, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, संविधान में तो यह है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार, जैसे कहा गया ना, राइट टू लाइफ अगर हमको दिया गया है, जीने का अधिकार हमको दिया गया है, तो जीने का अधिकार किस ढंग का दिया गया? हमको एक सम्मानित मानव की तरह जीने का अधिकार दिया गया है। हमको सम्मानित मानव का अधिकार दिया गया है। इसका तात्पर्य नहीं जीने का अधिकार जानवर की तरह से नहीं दिया गया है। तो मान के चलते हैं कि हमारी लाइफ जो होगी एक ह्यूमन, डिग्निफाइड ह्यूमन बीइंग की तरह से होगी, ना कि हमको एक एनिमल लाइफ दी जाएगी। दोनों का ये अधिकार देखा जाता है कि आर्टिकल 21 जब हमको ये बात कहता है कि हमारा अधिकार जो है एक सम्मानित मानव की तरह से जीने का अधिकार है, तो उसी सम्मानित मानव को जीने के अधिकार के साथ जब हम बात तो फिर आर्टिकल 39A की बात करते हैं, तो उसमें यह बात दिखाई देती है, उसमें यह बात कही जाती है, उसको ये पूर्ति करता है कि हमको इस ढंग का ध्यान रखना होगा कि हमको किस ढंग से सम्मानित मानव की तरह से जीने का अधिकार मिलेगा। सम्मानित मानव की तरह जीने का अधिकार ये नहीं रहेगा कि आप दर दर की ठोकरें खाते रहें, हम दर दर की ठोकरें खाते रहें और हमको कोई न्याय न मिले। न्याय पाने के लिए हमको दर दर की ठोकरें न खानी पड़े, ये संविधान प्रदत्त अधिकार है और उसी संविधान प्रदत्त अधिकार को प्राप्त करने के लिए ही ये विधिक सेवा का गठन किया गया, जो 1987 में। हालांकि इसके पीछे 1952 से ही शुरुआत हो गई थी कि हम बारे में, लेकिन वो केवल बात होती रही है, ज्यादातर इसके बारे में चर्चा होती रही है। ठोस रूप में इसका कार्यान्वयन 1987 में हुआ है, जो कि आज फलीभूत हो रहा है। आज के विषय पर इतनी अहम जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।